हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का एक्सरसाइज। हम 13.1 आज देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियोस में हमने इसका जो कॉन्सेप्ट था लाइन ग्राफ का वो देखा था और साथ ही साथ एग्जांपल 1 एंड 2 उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ी लॉन्ग है इसलिए मैंने सिर्फ आंसर इसमें बताया है। आपको बुक से क्वेश्चन मिल जाएगा, ये बुक मेरे पास है, मैं इसी से क्वेश्चन पढ़ूंगा और यहाँ आंसर आपको बताता जाऊँगा इस ग्राफ की हेल्प से, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइन बनी है, बस इतना ही समझना है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजेंटल है उसको बोलते हैं वाई एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ होता है जीरो, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट था लाइन ग्राफ का। इस लाइन को बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सेंटर है जीरो। ये ग्राफ पेपर होता है कुछ ऐसे, इसमें कुछ डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 है, चालू करते हैं इसको। क्वेश्चन 1 कहता है द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। कि एक पेशेंट का जो टेम्परेचर है एक हॉस्पिटल में हर घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर घंटे क्या किया जा रहा है? रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक। जैसे देखो 9 बजे सुबह इसका टेम्परेचर यहाँ तक था, मतलब कि कितना था 35 एंड 36 के बीच 35.5, 35.5। फिर 10 बजे कितना हो गया? 36 हो गया। 11 बजे कितना हो गया? 39 हो गया। 12 बजे कितना हो गया? ये देखो 39 और 38 के बीच, तो ये आपका हो गया 38.5। फिर इसमें भी कितना रहा? 2 बजे भी 38.5 रहा, है ना। सॉरी 1 बजे हो गया आपका 37.5, 2 बजे हो गया 37.5, 3 बजे कितना हो गया? 38 हो गया। ये टेम्परेचर, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, और उसका आंसर हम डायरेक्ट देखेंगे। क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे कितना था? तो बहुत आसान है, देख के अभी मैंने बता ही दिया आंसर। 1 बजे कितना था? देखो ये 1 बजे था हमारा 38 एंड 37 के बीच आधा उसका 37.5, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास टेम्परेचर, या तो चाहे तो पूरा लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एट 1 PM, ठीक। ऐसे पूरा लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एट 1 PM, या इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 38, है ना, 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एट 1 PM, ठीक है ना। तो इतना ही आंसर हो गया इसका। 38 है, 1 मिनट, 1 PM की बात कर रहे हैं ना, 1 PM की बात कर रहे हैं, तो 1 PM में इतना है, देखो ये 37.5, सॉरी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। जो पेशेंट का टेम्परेचर है ना, पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे कितना था भाई? 1 बजे टेम्परेचर था कितना? देखो 1 बजे डॉट लगा है 38 एंड 37 के बीच 37.5। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो इसको पूरा लिख सकते हैं, जैसे पूछा है व्हाट वाज द टेम्परेचर्स पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये आधा है ना, ये 38 है 37, तो बीच में क्या हुआ? 37.5 आधा, ऐसे सब में आधा होगा, 38.5 यहाँ होगा कुछ, ठीक। चाहे तो इसको पूरा आंसर लिख सकते हैं 1 लाइन में, कि क्या लिख सकते हैं, द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM इज 37.5 डिग्री सेल्सियस, इतना लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था ये बताना है, ठीक है ना। 38.5 डिग्री सेल्सियस कब है? ये देखो 38 है, ये 39, इसके बीच है 38.5, और ये कब है, कितने टाइम, ये वाला पॉइंट, इसके नीचे जाके देखो 12 नून, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा एट 12 नून, ये आंसर एट 12 नून, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड व्हाट वेयर दीज 2 times। पेशेंट का जो टेम्परेचर था 2 टाइम पे ऐसा था कि सेम था, 2 ऐसे टाइम है जहाँ सेम था टेम्परेचर, तो हमको ये बताना है कि किस टाइम पे वो टेम्परेचर सेम था। तो सेम टेम्परेचर मतलब सेम लाइन, ये देखो यहाँ सीधी लाइन बन रही है, तो ये था हमारा 1 बजे एंड 2 बजे, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिटवीन 1
PM टू 2 PM, ठीक। इसके बीच जो टेम्परेचर था वो क्या था, सेम। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप चाहें तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, ठीक। कैसे पूरी लाइन, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम, है ना, तो इसका हो जाएगा व्हाट डू दिस 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 1 PM एंड 2 PM, एट 1 PM एंड 2 PM द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, ये भी बताना है आपको। बताना है कि 1:30 बजे कितना टेम्परेचर था, ठीक है, 1:30 बजे कितना टेम्परेचर था और यह आपने कैसे पता लगाया, ठीक। तो ये 1 बजा है, देखो ये 2 बजा है, 2 बजे के बीच यहाँ होगा 1:30, 1:30 बजे, और ये लाइन इस नीली लाइन में जहाँ पास टच करेगी वही हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। ये सीधी आई, ये देखो रेड लाइन में यहाँ टच कर रही है, सॉरी ब्लू लाइन में यहाँ टच कर रही है, तो ये टेम्परेचर कितना है, ये देखो यहाँ, यह 37.5, तो इसका आंसर हो जाएगा एट है ना 1:30 PM, है ना। पेशेंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जो पेशेंट टेम्परेचर है ना, पेशेंट टेम्परेचर इस 37.5 डिग्री सेल्सियस। और यह हमने कैसे जाना, तो मैंने बताया कि 1 और 2 बजे के बीच होगा 1:30 बजे, और ये लाइन हम सीधे गए, तो ये ब्लू लाइन में यहाँ टच कर रही है, उसके जस्ट फ्रंट में देखना है इतने डिग्री सेल्सियस, ये आंसर, ठीक। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर स्लो एन अपवर्ड ट्रेंड, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि किस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा है, सबसे ज़्यादा बढ़ गया। देखो पहले यहाँ इतना था, उससे थोड़ा बढ़ा, फिर एकदम से बढ़ गया इतना, तो बिच पीरियड, तो 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा एट 10 PM बिटवीन एट बिटवीन, या सीधे लिख दें बिटवीन 10 AM टू 11 AM, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन 10 AM टू 11 AM। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। इतना ही करना था, क्वेश्चन बहुत लंबे लिखे हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं, उम्मीद करता हूँ आप बुक से देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस भी कम है यहाँ, ग्राफ भी बनाना है और समझाना भी है, ठीक है ना, इसलिए बुक का मैं यूज कर रहा हूँ इस चैप्टर में। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देखते हैं, ठीक है, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसे है, इसको भी देखते हैं कैसे करना है भाई। पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल्स, है ना, फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यहाँ कुछ ग्राफ की डिटेल दी गई है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट वेयर द सेल्स इन 2000। देखो इसके अंदर 2 क्वेश्चन, पहले वाले के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, सेल्स इन रुपीस करोड़, ठीक है। कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 2002 में, ये इस डॉट तक है, इसका मतलब हुआ ये 4 के सामने 2002 में उसकी जो सेल हुई है कंपनी की, बेची है कंपनी ने, कितना पैसा कमाया सीधा समझ लें तो 4 करोड़, करोड़ में है ये, ठीक है, इधर जो भी है करोड़ में, इधर ईयर में। तो ये देखो 2002 में 4 करोड़, 2003 में 6 और 8 के बीच यहाँ 7 करोड़, ठीक है। 2004 में कितना हुआ 6 करोड़, 2005 में कितना हुआ, यह हुआ आपका 8 एंड 10 के बीच 9 करोड़, और 2006 में हुआ आपका 8 करोड़, ठीक। इतना प्रॉफिट उस कंपनी ने कमाया, ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। अब क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए के अंतर्गत पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट वेयर द सेल्स इन 2002। तो इन 2002 सेल्स बताना है, सेल्स इन 2002 में कितनी सेल, 2002 में है 4 करोड़, तो 4 करोड़ ये आंसर। इसी का सेकंड, ए का ही सेकंड है, इसमें 2 ईयर का पूछा है, सेल्स इन 2006 में कितनी सेल हुई, 2006 में कितनी सेल हुई, देखो ये, तो 2006 में जो सेल हुई है हमारी वो हुई है इतना 8 करोड़ की, ठीक है, 2 गुना हो गया, 4 करोड़ से कितना हो गया 8 करोड़, यह आंसर पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरे वाले का व्हाट वेयर द सेल्स इन 2003, ये भी है सेम है, बस थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। बी का फर्स्ट, सेल्स इन
2003, 2003 में कितनी सेल थी? 2003 में अगर सेल देखी जाए, ये 2003, ये थी आपकी 8 और 6 के बीच 7 करोड़, 7 करोड़। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ग्राफ देख के बताना है। सेकंड, सेल्स इन 2005, 2005 में कितनी सेल है भाई? 2005 में सेल देखा जाए तो कितनी है? यह है आपकी 8 और 10 के बीच 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़। ये आपका आंसर होता जाएगा, आप ऐसे देख देख के आंसर सिर्फ देना है। क्वेश्चन नंबर सी है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। क्वेश्चन सी है कि जो 2002 है और 2006 है उसके बीच कितनी सेल है उसका डिफरेंस बताना है। तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर ऐसे बना के कि सेल्स इन 2002 कितनी है भाई? 2002 में सेल यहीं लिखी हुई है 4 करोड़, है ना। और सेल्स इन 2006 में कितनी सेल है? तो 2006 में जो सेल थी हमारी है 8 करोड़, यहीं लिखा है 8 करोड़, है ना, 8 करोड़। ये तो डिफरेंस जो हमको बताना है, डिफरेंस कैसे? 8 करोड़ एंड 4 करोड़ को माइनस कर दो, कितना आ गया? 4 करोड़। यह आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन डी कहता है कि इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। मतलब किस साल सबसे ज़्यादा सेल बढ़ गई है उसके पहले साल की अपेक्षा। तो देखो यहाँ जो हुई है 4 से 7 हुई है ना, 4 से 7 मतलब 3 करोड़ बढ़ी। यहाँ तो डाउन हुई है, यहाँ कितनी हुई है? यहाँ पहले थी आपकी 7, फिर हो गई है 9, तो 2 करोड़ यहाँ बढ़ी है ना। यहाँ तो डाउन हुई, बढ़ने की बात कर रहे हैं तो बढ़ने जब ऊपर जाए ग्राफ, यहाँ नीचे आ रहा है। इधर 2 करोड़ बढ़ी, ये देखो 6 से कितनी हो गई है? 1 मिनट, सॉरी, 6 से हो गई है इधर 9, ठीक है। तो इधर भी 3 करोड़ बढ़ी, और इधर कितनी बढ़ी? 4 से कितनी हो गई है? 7, तो इधर भी 3 करोड़, ठीक। तो इन विच ईयर द वाज देयर ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो किस साल? तो इन दोनों साल, ठीक है, 2003 एंड 2005 दोनों में, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा 2003, है ना, एंड 2005 बोथ, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। 2002 में, सॉरी 2003 में, एक बार चेक भी मैं कर लेता हूँ, यही है ना, होना तो यही चाहिए। 2000 जो आपका 3 है उसमें जो ज़्यादा सेल हुई है, ठीक। 2005 भी इसमें लिखा है, इसमें सिर्फ 2005 लिखा है, लेकिन दोनों में सेम है, दोनों हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक लिखा है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अब आएगा डबल लाइन ग्राफ, 2 लाइन ग्राफ आ जाएगा। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है डबल लाइन ग्राफ का, ठीक है। यहाँ आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें 2 लाइन दिख रही हैं, एक मैंने इस गुलाबी कलर से बना ली है और एक बना लिया है ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो एक डॉटेड लाइन है इसमें, जो है डॉटेड लाइन है एक, और एक सीधी लाइन, तो इसमें भी डॉटेड ही मैंने बनाई है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, बॉटनी मतलब होता है ऐसे जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ऐसा सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी होता है वैसे बॉटनी, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी, है ना, बेयर ग्रो अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक। मतलब प्लांट ए और प्लांट बी, 2 पौधे हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी, वो किसी लेबोरेटरी के अंदर सिमिलर मतलब सेम तरीके से बड़े हो रहे हैं, ठीक है। देयर हाइट्स वेयर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक, ठीक है। उनकी जो हाइट है हर हफ्ते नापी जाती है, हफ्ते के आखिरी दिन नापी जाती है। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, और उसका रिजल्ट ग्राफ में दिखाया गया है। जो पहली वाली लाइन है, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये जो ब्लू लाइन है वो है प्लांट बी की, ठीक। ये है प्लांट बी और ये है प्लांट ए की, ठीक। प्लांट ए है और ये प्लांट बी, ये बीक्स हैं इधर, और इधर है हमारे पास हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक, हाइट इन सेंटीमीटर, और इधर है बीक्स। चलिए
तो हमारा जो पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए बीक यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से बीज बोया गया, यहाँ से जो पहला वाला प्लांट था, प्लांट ए की बात करें अगर, प्लांट ए जो है कितना ग्रोथ हुआ पहले वीक में, ये देखो ये ग्रोथ हुआ आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरे में कितना हो गया, ये हो गया 7, 6 एंड 8 के बीच 7 सेंटीमीटर। तीसरे में कितना हो गया, ये हो गया 8 एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लांट ए ये हो गया। और प्लांट बी जो है, प्लांट बी पहले 1 सेंटीमीटर था पहले वीक में, ठीक, 1 सेंटीमीटर। दूसरे वीक में हो गया 7, तीसरे वीक में हो गया आपका 10, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, ए नंबर क्वेश्चन है और ए नंबर के अंदर 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक 3 वीक, ठीक। ये प्लांट जो है इसके बाद जो प्लांट ए है ना, प्लांट ए कितना हो जाएगा, कितना लंबा हो जाएगा 2 वीक्स के बाद और 3 वीक्स के बाद। तो प्लांट अगर ए की बात करूँ, ए वाला मतलब ये वाला, ठीक है ना, तो प्लांट ए जो है ना 2 वीक्स के बाद कितना हो जाएगा, 2 वीक्स में हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। और इसी में सेकेंड यहीं कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये मैं बी का दे दूंगा फर्स्ट। और जो थर्ड वीक है, थर्ड वीक में कितना हो जाएगा, थर्ड वीक में हो जाएगा प्लांट ए आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक। प्लांट बी की सेम स्थिति, प्लांट बी वीक सेकेंड में कितना रहा, वीक सेकेंड में ही रहा आपका 7 सेंटीमीटर। और सेकेंड इसी का आंसर कि वीक थर्ड में कितना रहा, तो वीक थर्ड में ये वाला हो गया है प्लांट बी आपका 10, है ना, ये देखो। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। और अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सी देखते हैं, क्या है क्वेश्चन सी, एक बार मैं मैच भी कर लूँ, हाँ ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ग्राफ से ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक, ठीक है। तीसरे वीक में ड्यूरिंग द थर्ड वीक कितना ग्रोथ हुआ प्लांट ए, प्लांट ए है ना, थर्ड वीक में कितना ग्रोथ हुआ, प्लांट ए कहाँ गया, ये है प्लांट ए, थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ, तो थर्ड वीक में कितना हुआ ये देखो, इधर था पहले कितना, इधर था 7 और अभी कितना हो गया है, अभी हो गया 9। पहले 7 था, अभी कितना हो गया है 9 हो गया है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है, ठीक। पहले 7 था, फिर क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर, पहले 7 था फिर 9 हो गया, पहले 7 था फिर 9 हो गया, मतलब 9 से 7 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। हाँ ये भी सेम है कि जो प्लांट बी है वो सेकेंड वीक के एंड से लेकर के थर्ड वीक के एंड तक कितना बढ़ा, तो इधर इतना बताना है, इतना कितना बढ़ा ये, ठीक। तो ये कितना बढ़ा है, देखो पहले था आपका 7, अब हो गया है 10, तो 3 बढ़ा है, ठीक। तो इसका जो आंसर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर = 3 सेंटीमीटर, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ई कहता है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, जो मतलब किस वीक में प्लांट ए सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, किस वीक में प्लांट ए सबसे ज़्यादा बढ़ा है। देखो फर्स्ट वीक में 2 सेंटीमीटर बढ़ा, सेकेंड वीक में कितना बढ़ा है, ये डायरेक्ट हो गया है, देखो 2 से हो गया है आपका 7, मतलब 2 से 7 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 5, यहाँ 5 बढ़ा है। और इधर कितना बढ़ा है, इधर तो कम हुआ है, देखो इधर बढ़ा है आपका सिर्फ 2, 9 हुआ है, ठीक। तो 5 मतलब किस वीक में बढ़ा है, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, ठीक। तो यही पूछा है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, फर्स्ट टू सेकेंड वीक, सेकेंड वीक, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। ई के बाद एफ क्या कहता है, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट, ठीक। प्लांट बी जो है सबसे कम कब ग्रो हुआ है, किस वीक में, ठीक है। तो प्लांट बी की अगर बात करूँ मैं, देखो प्लांट बी ये है आपका, तो 20 स्टार्टिंग से लेकर 1 वीक में 1 सेंटीमीटर था, फिर ये कितना गया, इतना गया, ज़्यादा गया है, फिर इसमें 2 सेंटीमीटर गया। तो ये फर्स्ट वीक में ही होगा इसका आंसर, फर्स्ट वीक में सिर्फ 1 सेंटीमीटर इसका
लेंथ हुई है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ रहा है आपका, ठीक, कौन सा क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट वीक, एफ का हो गया फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक, पहले वीक में सबसे कम बढ़ा है 1 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर ओनली, ठीक। इसमें भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर आया है ना, ये 5 सेंटीमीटर ग्रो हुआ सबसे ज़्यादा। एफ के बाद जी हम लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है जी, लास्ट क्वेश्चन है, बेयर द 2 प्लांट ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सो हेयर, है ना। क्या से जो प्लांट है सेम हाइट के थे किसी वीक में, ठीक है। बेयर द 2 प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, हाँ सेकेंड वीक में सेम था 7 तो यही लिखना है, इन सेकेंड वीक बोथ प्लांट्स आर इन सेम हाइट, इन द सेम हाइट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर थी हाइट, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ख़त्म होता है, इतना करना था इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, आंसर ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, चलिए पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर, है ना, फायर कॉस्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक, ठीक। किसी सप्ताह की मतलब सप्ताह में हर एक दिन की जो टेम्परेचर है, अनुमानित टेम्परेचर मतलब कि आपका मतलब तुक्का वाला, सीधी सी बोलूँ तो तुक्का लगाया हुआ टेम्परेचर, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो दोनों दिया गया है, ठीक है ना। देखो जैसे कि मंडे के दिन, है ना, ये जो यहाँ पहले समझ लो डॉटेड लाइन है ना, ये गुलाबी वाली, वो आपकी है फॉरकास्ट, और एक्चुअल है सीधी लाइन वाली। तो मंडे को था एक्चुअल मतलब अनुमानित वाला 15, और एक्चुअल में था कितना 15 एंड 20 के बीच ये होगा कितना 17.5, आधा, इन दोनों का आधा 17.5, ठीक। फिर इसका 20 दोनों का, ट्यूसडे को देखो जितना अनुमानित किया गया था उतना एक्चुअल में भी था। वेडनेसडे को ये 25 अनुमान लगाया गया था और निकला कितना 30, ठीक। फिर थर्सडे के दिन अनुमान कितना लगाया गया, ये 20 एंड 25 के बीच 22.5 तुक्का लगाया गया, निकला कितना 15। फिर फ्राइडे को जितना तुक्का लगाया गया उतना ही निकला। सैटरडे को तुक्का लगाया गया आपका 30 और निकला कितना 25, और संडे को दोनों जितना तुक्का लगाया गया उतना ही निकला, मतलब कि कितना 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इधर मैं लिख भी देता हूँ क्या है, इधर है डेस ऐसे लिखा हुआ है, और इधर है टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक। इधर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ए नंबर, ऑन विच डे वाज द फॉरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर, किस दिन जितना तुक्का लगाया गया था और जो इतना एक्चुअल था सेम था, ठीक। तो ये था आपका ट्यूसडे के दिन और फ्राइडे के दिन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे एंड फ्राइडे, इन दोनों दिनों में जितना फॉरकास्ट का था उतना ही एक्चुअल था, ठीक। दिख रहा है, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, सबसे ज़्यादा किस दिन जो टेम्परेचर था, कौन सा वाला फॉरकास्ट वाला, वो अनुमानित किया गया था। सबसे दिन सीधी सी बात है, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर कितना जा रहा है वाला, सबसे ऊपर गया है इतने में, किस दिन, संडे के दिन, है ना, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसका आंसर हमको क्या लिखना है भाई, अच्छा सिर्फ टेम्परेचर बताना है, तो इसका आएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सबसे ज़्यादा तुक्का लगाया गया था, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन सी, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, है ना, एक्चुअल टेम्परेचर बताना है मिनिमम, ठीक है ना। सबसे कम किस दिन था, सबसे कम देखो, ये सबसे कम ये नहीं है 17.5 है, इसके नीचे भी कोई है क्या, हाँ ये है, ठीक, एक्चुअल वाला। थर्सडे के दिन 15 एंड फ्राइडे के दिन भी 15 था, दोनों के दिन, ठीक। तो इसका आंसर हो गया आपका सी कौन सा, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। डी लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस द मोस्ट फ्रॉम द फॉरकास्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा किस दिन टेम्परेचर डिफरेंस था, मतलब जितना तुक्का लगाया गया था और जितना रियल में था, सबसे ज़्यादा किस दिन गैप था। तो अगर मैं देखूं तो इस दिन सिर्फ हमारा इतना गैप था, मतलब 2.5 का।
इस दिन था ही नहीं, इस दिन कितना था, इस दिन था आपका 25 से 35 का था। इस दिन कितना था, ये देखो 5 तो इतना ही हो गया, ठीक है। और ये 7.5 का इतना, इधर 7.5 का, इधर था ही नहीं, इधर 5 का है। मतलब सबसे ज़्यादा कितना था, किस दिन था, थर्सडे के दिन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा था थर्सडे के दिन, ये आंसर, ठीक। सिर्फ देख के बताना है, ख़त्म, बस आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, ये इतना आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ग्राफ बनाना है खुद से, ठीक है। ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन दिया है, ग्राफ बनाना है और वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको भी करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी करते हैं। इसमें क्या है कि उल्टा है ना, टेबल दी है, हमको बनाना है ग्राफ, ठीक। तो क्या क्वेश्चन है, देखिए, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लाइनर ग्राफ, है ना। क्या है पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है ए एंड बी। पहले ए वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड, है ना, स्नो इन डिफरेंट ईयर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ आपका कि एक पहाड़ी क्षेत्र के यानी पर्वतीय नगर में हिमपात यानी कि जो बर्फ़ गिरती है उसके अनुसार विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिल साइड मतलब होता है जहाँ बर्फ़ गिरती है, ठीक है ना। और स्नो, रिसीव्ड स्नो यानी कि हो गया आपका पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फ़ गिरती है उसके जो दिन दिए गए हैं, देखो, ईयर डे, 2003 में 8 दिन बर्फ़ गिरी, 2010 में कितने दिन गिरी, 10 दिन, 2005 में गिरी आपका 5 दिन, 2006 में गिरी 12 दिन, ठीक। 2003 में गिरी, 2003 में 8 दिन बर्फ़ गिरी, 2004 में गिरी 10 दिन, 2005 में 5 दिन, 2006 में 12 दिन बर्फ़ गिरी। उसके अनुसार हमको बनाना है। यहाँ देखिए 2 कॉलम है, एक हम एक्स एक्सेस में बनाएंगे, एक वाई एक्सेस में बनाएंगे। तो इधर जो ईयर है हमको बना लेते हैं इसको इस एक्सेस में, ठीक। कहीं पास भी बना लो, यहाँ से चालू कर दो। 2003 है, 2004 है ना। फिर एक सेम डिस्टेंस में 3 छोड़ के बना रहा हूँ मैं, ठीक। 2005 है, 2006 भी है, ठीक। ये हो गया। और जो डेज हैं आपके, इधर डेज बना लो, 10, 8, 10, 5, 2 का गैप करके बना लो। 2, 4, 6 हो गया आपका, फिर ये हो गया 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, फिर ये हो गया आपका 14 हो गया। ऐसे बना लेते हैं। अब हमको क्या करना है, 2003 को 8 तक बनाना है, ध्यान रखो। 2003 को कहाँ तक बनाना है, 8 तक। तो 2003 है, इसको 8 तक बनाना है, यहाँ तक ये बना लिया। 2003 को 8 तक, ठीक। 2004 को बनाना है 10 तक, 2004 को बनाना है हमको 10 तक, तो ये 10 तक बना लिया। नेक्स्ट 2005 को 5 तक बनाना है, 2005 ये हो गया आपका, ये 5 तक, ठीक। 2006 को बनाना है 12 तक, तो 2006 ये रहा, इसको बनाना है 12 तक, 10, 12 तक। और इन सभी को मिला देंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। ये लो, इतना करना था, n बन गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। इधर लिख दो ईयर और इधर लिख लो डे, बस, ठीक। बस ये आंसर कंप्लीट हो गया आपका, ये क्वेश्चन, इतना आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में डबल लाइन ग्राफ है, उसको भी हम देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्या लिखा है, पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन इन 1000 है ना, 1000 में, ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक। अलग अलग साल में जो मेन और वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो दिया गया है, किसमें, 1000 में, सॉरी 1000 में, ठीक है ना, 1000 में वही है, ठीक। तो देखो जैसे ईयर है, नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ वुमेन्स। तो जो मेन है ना वो 12 है, 12,000, ठीक। 2003 में कितने हैं, 12,000। और जो वुमेन है वो 11,300, ठीक। 2004 में मेन है इतने 12,500 और वुमेन है 11,900, ठीक। फिर ऐसे ही 2005 में 13,000 दोनों हैं, 2006 में 13.2 है और 13.6 ऐसे इसमें ये, ठीक। तो हमको ग्राफ बनाना है इसका डबल लाइन ग्राफ, क्योंकि 2 कॉलम है, 3 कॉलम, ठीक है ना। 2 कॉलम मेन है, ये ईयर वाला। तो इधर ईयर हम फिक्स कर देते हैं, इधर क्या कर देते हैं, ईयर 2003 से चालू करना है आपको, यहाँ से कर दो 2003, 2004, 2 का गैप लेके 2004,
2005 कर दो, फिर 2006 कर दो, है ना, 2007 कर दो। और यहाँ जो हमको बनाना है, देखो सबसे ज़्यादा है हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो नंबर है सबसे बड़ा वो है 13.6, ठीक। सबसे छोटा नंबर है हमारे पास ये, दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में 11.3। तो 11 से चालू कर देते हैं हम, ठीक है। कितने से चालू कर देते हैं? 11 से। कहीं पास से भी आप चालू कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। या चाहो तो 1 से चालू कर दो, हमारे पास जगह है पर्याप्त, हम 1 से चालू कर सकते हैं। नहीं करना है 1 से चालू, तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से कर देते हैं, यहीं से कर दो, डायरेक्ट कर दो, ठीक। 11.3 से ही चालू कर दो, ठीक है ना। 11.3 से चालू कर दो। चलो ये 11.3 हो गया आपका, ठीक। ये 11.4 हो जाएगा। इधर थोड़ा मैं इसको मिटा के सही कर लूँ क्या, एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इधर इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं, इधर लिखते नहीं बन रहा ना। टू 2007 में कितने हैं मेन? 13.5 और वुमेन है हमारे पास 12.8, ठीक है, 12.8। यहीं से चालू कर दो। चलो 11 कर दो, 11 ये हो जाएगा, 11 यहीं से चालू कर दो। यहाँ से 11 हो गया, 11.1, 11.2, 11.3, है ना। या कि ऐसे पूरा मत लिखो, सीधे 10 का गैप दे दो, है ना। 11 हो गया, 11.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो ये 12 कर दो इसको, 11 इसको कर दो, इसको कर दो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको कर दो 13। बस इसके आगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, 13.5 तक। तो यहाँ 13.1, 13.2, 13.3 है, इसको थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ मैं और क्या कर लेता हूँ, ऐसे कॉलम बना लेता हूँ थोड़ा सा, तो हो जाएगा। ये मैंने बना लिया। चलिए अब सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए जो मैं यहाँ दो लाइन बनानी होगी, एक सीधी लाइन बनानी होगी और एक बनानी होगी डॉटेड लाइन, ठीक। तो मैं अलग अलग कलर से बताऊँगा भी, या कि एक ही कलर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉटेड लाइन में बना लेता हूँ मेन के लिए, ठीक, मेन। और ये वाली जो लाइन है वो वुमेन के लिए बना लेता हूँ। इतना करने के बाद चलिए अब हम सीधे करते हैं। तो 2003 में मेन को करना है 12 तक। तो 2003 में मेन है हमारे 12, ये आ गए, ठीक। फिर 2004 में है 12.5, तो 2004 ये होगा 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, ये हो गया। 2005 में है हमारे पास 13, 2005 में मेन है 13 ये। फिर 2006 में 13.2, ये 2006, 13.1, 13.2 ये। 13.5 2007 में कितना है? 13.5, ये गया पूरा 13.5। इन सभी को मिला दिया जाए, ये और ये, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया? मेन का डेटा बन गया। अब बात आती है वुमेन की, ठीक है। तो इसको मैं इस कलर से बनाऊंगा, डॉटेड लाइन बनाऊंगा। आप बुक में क्या करेंगे? सेम कलर से बनाएंगे, एक को सीधी लाइन से, एक डॉटेड लाइन से। तो जो वुमेन है हमारे 13.3 करना है, ठीक है ना, सॉरी 11.3। ये कहाँ आएगा? इसमें 11.1, 11.2, 11.3 यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक। फिर है 2004 11.9 तक, तो 12 के जस्ट नीचे यहाँ, ठीक। 2005 13 तक ही है पूरा ये वाला, ये इसी में जाएगा। फिर 13.6 भी है, 1 मिनट, 13.6 तो इसके ऊपर, ठीक है ना, इसमें सबसे ऊपर यहाँ जाएगा। और 12.8 है नेक्स्ट में, इसमें क्या है? 12.8, तो ये 12 हो गया आपका। 12.1, 12.2, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ आएगा। अब इन सबको मिला देते हैं डॉट लाइन से, कुछ ऐसे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ना। और इस तरीके से ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इतना करना था इसमें, एक सीधी लाइन से बनाना है, एक डॉट लाइन से, और इसमें हमको लिख देना है। देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये किसके लिए? मेन के लिए है, और ये वाली है वुमेन के लिए। ये हमने बना दिया, ठीक, रिप्रेजेंट कर दिया, ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? है ना,
कॉरियर पर्सन साइकिल, ठीक है, फ्रॉम अ टाउन टू अ, है ना, नाइट व्यूरिंग, फिर क्या लिखा है, शिवपुर, इसमें क्या है, मिटा हुआ है क्या, शिवरबन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। पार्सल बॉय है शायद, है ना, इसमें सही से दिख नहीं रहा है, डाकिया किसी नगर की स्थिति तक उपनगर के व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है विभिन्न समयों पर, हाँ ठीक है। डाकिया है कोई, डाक पहुंचाने जा रहा है ना, पोस्ट ऑफिस वाला, तो उसका जो टाइम है वो दिया गया है कि मतलब कितने टाइम में कितना जाता है, कितने दूर तक जाता है साइकिल से, ठीक। जैसे इस 8 AM में 0 रहता है, 8 AM में चालू करता है, 9 बजे कहाँ तक चला जाता है, 10 किलोमीटर तक, ये 10 डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, इधर टाइम दिया है। 10 बजे कितना चला जाता है, 10 बजे चला जाता है 16 किलोमीटर, ठीक। फिर ये जो दिया हुआ है कितने बजे दिया हुआ है, देखो 10 बजे और 11 बजे के बीच, मतलब 10:30, 10:30, ठीक। तो ये 10:30 में रुक जाता है, देखो इसका ही रुक जाता है, ये स्थिर रहता है। फिर ये है ना, ये कितने बजे है, ये है आपका 11:30, 11:30 में ये पहुंच जाता है आपका 22 किलोमीटर तक, ठीक। अब इससे हमको आंसर देना है, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस। पहला क्वेश्चन, टाइम में कौन सा स्केल यूज किया गया है, देखो स्केल मतलब कितना डिफरेंस, सीधी सी बात, तो यहाँ देखो 4 का डिफरेंस है, 1 2 3 4, फिर यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक, मतलब 1 यूनिट है ना, 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। इसका आंसर क्या हो गया, 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। कैसे, जो 4 गैप हमने लिए 1 घंटे के लिए, तो 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर का स्केल यूज किया गया, ठीक। यह आपका आंसर हो गया। बी का आंसर क्या कहता है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, कितना टाइम लिया उसने टोटल 22 किलोमीटर तक चलने के लिए, ठीक। तो ये जितना टाइम है देखो उसको बताना है, ये कितना टाइम, 11:30 लास्ट लोकेशन उसकी पहुंचने की क्या है, 11:30 बजे। तो 8 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच कितने घंटे, तो 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा और ये 3.5 घंटा, मतलब 3.5 आवर, 3.5 आवर, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 आवर 30 मिनट, ठीक। यह आंसर हो गया आपका सी का आंसर क्या कहता है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ, है ना, मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितना दूर था, जो लोकेशन जाने की थी कितनी थी, 22 किलोमीटर, ये 22 किलोमीटर, ये आंसर हो गया 22 किलोमीटर, ठीक। डी, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज एनी वे, है ना, क्या पर्सन कहीं पास रुका था, हाँ रुका था भाई, कब रुका था, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच, तो वही लिखना है, ठीक है। आंसर, यस द पर्सन स्टॉप एट 10 AM to 10:30 AM, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। ई का आंसर क्या कहता है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द राइड फास्ट, सबसे ज़्यादा तेज कब चला, कितने टाइम में। तो सबसे अगर देखा जाए तो देखो 8 बजे से 9 बजे तक कितना किलोमीटर चला है, 8 बजे से 9 बजे तक चला गया वो 10 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चला गया, देखो पहले 10 था, फिर कहाँ तक कितना चला गया 16, तो मतलब 6 किलोमीटर ही चला यहाँ। नेक्स्ट यहाँ तो स्थिर रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला, तो ये 16 था और ये 22, मतलब ये 8 किलोमीटर चला। सबसे ज़्यादा जो आया है 8 to 9 आया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आया क्या, बिटवीन 8 AM to 9 AM, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइड फास्ट, ही राइड फास्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देखते हैं। 4 ग्राफ बने हुए हैं, चलिए इसको देखते हैं, ये आपका ख़त्म होता है। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ग्राफ नहीं फॉलो करेगा, है ना, टाइम के साथ। तो देखो इसमें क्या है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक। कि कौन सा जो फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ये बताना है संभव है या नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ग्राफ है देखो
टाइम है, टेम्परेचर, सब में यही है। देखो तो टाइम यहाँ से चालू होता है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ये पॉसिबल है, ठीक, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर टाइम के साथ, जैसे एग्जांपल के लिए सुबह टेम्परेचर कम रहता है, फिर टाइम जैसे ज़्यादा होता जाता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है ऊपर की ओर, ये ऐसे, ठीक, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, टेम्परेचर टाइम डाउन हो रहा है, शाम का समय आ गया, मान के चलते हैं अभी हाई है, 3 बजा है, 5 बजे तक डाउन हो जाएगा, ठीक, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। ये मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, आंसर तर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। टेम्परेचर नंबर थर्ड है, टेम्परेचर जो है और टाइम जो है, तो इधर टेम्परेचर टाइम के साथ एकदम से बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर जो है टाइम के साथ एकदम सीधे बढ़ रहा है, सीधे तो बढ़ ही नहीं सकता है, सीधे तो बढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। एकदम से हाई नहीं जा सकता, ऐसे जाएगा, टेढ़ा जाएगा भाई। टाइम के साथ टेम्परेचर ऐसे जाता है, धीरे धीरे जाता है ना, एकदम से तो जाएगा नहीं, ठीक, तो ये गलत लग रहा है, ठीक है ना। ये देखो इसको, टाइम के साथ टेम्परेचर स्थिर है तो हो सकता है ना, हो सकता है टाइम के साथ क्या टेम्परेचर स्थिर है। जैसे कश्मीर में देखो बर्फ़ जो होती है, वहाँ का जो तापमान होता है स्थिर रहता है, समथिंग समथिंग, ठीक है ना। टाइम के साथ पूरा दिन स्थिर रहता है, तो ये पॉसिबल है। तो ये बस पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, तो ये पॉसिबल है आपका इसका आंसर, इसका भी पॉसिबल, इसका नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और इसका पॉसिबल है, ठीक। तो बस इतना ही बताना था कि कौन सा इम्पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल, बाकी सब पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ ग्राफ का ये एक्सरसाइज आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लाइन ग्राफ का, है ना। इतना ही करना था इन क्वेश्चनों में, और इस प्रकार ये एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज पूरी आपको समझ में आ गई होगी आसानी से, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, सिर्फ देख देख के आंसर देना था। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का कॉन्सेप्ट, एंड इसके बाद वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम 13.2 को पूरा देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, कल तक आ जाएंगे, आप उनको ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।